हेलो। 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 चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए आप सभी। चलिए, सबसे पहले तो आप सब लोग अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें ताकि अधिकांशतः बच्चे जुड़े। फटाफट शेयर कर दीजिए। कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं किसका नज़र लग गया है हमारे ये ऑनलाइन सेटअप पे कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जा रहा है बाबू, जिसके कारण नेटवर्क का कल एकदम इतना इशू था, काम नहीं कर रहा था। फिर हमको कंटेंट रेडी करना डालना पड़ा था, जिसको लाइव में प्री रिकॉर्डेड वीडियो था उसको डाला गया था। प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कल कुछ बनवाए हुए थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें डाउट हुआ है, जैसे हम जल्दी में थोड़ा लगवा दिए थे पहले, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हुआ था, शायद एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आंसर गलत लग गया था। तो उसको जब मैं कल फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा इस चैप्टर का, तो वहाँ जरूर कराया जाएगा, ठीक है। सोनू कुमार गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। आशीष बाबू, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू। विजय कुमार गुड इवनिंग। चलिए आज ये सब लोग करें हम लोग। शैलेश गुड इवनिंग। जन गुड इवनिंग। थोड़ा आप लोग इसको शेयर कर दीजिए बाबू। अनूप बाबू थोड़ा इसे शेयर कर दीजिए ताकि अधिकांशतः बच्चे इसे जाएं। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं अभी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो लोग भी एप्लीकेशन में देख रहे हैं, चलिए अब ज़रा आप लोग और बच्चों तक इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया। चूँकि लाइव में जुड़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़ना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। सबसे पहले काहे रवि बाबू क्या कर रहे हैं आप? इधर पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, इधर ज़रा ध्यान देंगे सब लोग। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन भी हम आपको लिखवा देंगे, जिसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अपना। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। देखिए, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको यहाँ एक सुटेबल स्केच के द्वारा आपको एक सुटेबल स्केच बनाना है, एक अच्छा सा स्केच बनाना है, और उससे बताना है किसको? सर स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को, यानी कि शुक्राणु जनन के प्रक्रिया को बताना है। शुक्राणु जनन के पूरे प्रक्रिया को आपको स्केच के द्वारा, मतलब कि एक एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको समझाना है। चलिए इधर देखिए, पूछ रहे हैं सर आपका शादी हो गया है क्या? पहले पढ़िए पढ़िए, बाद में शादी के बारे में सोचिएगा। हो गया है बाबू, अब मत सोचिए मेरे बारे। अब इधर देखिएगा, जैसे अब यहाँ बोला गया है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, सर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या है। तो हमें सबसे पहले शुक्राणु जनन में क्या होता है, तो आपको पता है कि दी प्रोसेस ऑफ, इसमें आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, वीडियो अगर फास्ट लगेगा अभी समझ लीजिए, उसके बाद आप स्लो करके वहाँ पे पूरा हिंदी भी लिख लीजिएगा, हम हिंदी लिखवा देंगे, ठीक है। देखिए, दी प्रोसेस ऑफ स्पर्म इन मेल, द प्रोसेस ऑफ, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है बाबू, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घबराए नहीं आप लोग, इतना पढ़िए ना, बहुत काफ़ी है आपके लिए।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए शुक्राणु जनन क्या होता है, अब इस बात को जरा हम लोग को समझना है। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखाचित्र की सहायता से करें। यानी कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को नर में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। नर में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी कि शुक्राणु जनन क्या है, तो सर नर में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ओके, चलिए अब सुनिएगा, नर में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, लिख लिए। अब सुनिएगा सर, शुक्राणु जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, स्पर्म किसके द्वारा बनता है। अब सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। यानी कि ये बात आपको समझा चुके हैं कि सर मेल का जो टेस्टिस होता है ना, यानी मेल में नर में जो वृषण होता है उसी के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। वृषण में, चूंकि टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है, और टेस्टिस में ये स्पर्म कहाँ बनता है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, कि ये नर में स्पर्म आखिर बन कहाँ रहा है, तो उसके बारे में सारी चर्चाएं होगी। साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? किसी को अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, साउंड में कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, ताकि उसको सुधार लिया जाएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो करेगा। कोड मॉडल नोट्स बस 4 से 5 दिन के अंदर में ही सब मिल जाएगा, घबराए नहीं आप। चलिए इधर सुनिए। अब इसमें आप लोग को एक चीज़ समझना है, सबसे पहले कुछ इसका प्रोसेस जो है, यानी शुक्राणु कैसे बनता है। तो सर टेस्टिस जो होता है ना, वृषण जो होता है, ये वृषण, इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। सर टेस्टिस में होता है, यानी कि वृषण में होता है कौन, वृषण में होता है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, शुक्रजनक नलिका। अब देखिए शुक्रजनक नलिका में पाया जाता है मेल जर्म सेल। क्या पाया जाता है, मेल जर्म सेल, यानी नर जर्म कोशिका। और इसी नर जर्म कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। मेल जर्म सेल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। तो क्या बोलते हैं सर, स्पर्मेटोगोनिया, यानी शुक्राणु जनक कोशिका। क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनक कोशिका इसको कहा जाएगा। शुक्राणु जनक कोशिका को ही हम लोग नर जर्म कोशिका कहते हैं, और इसी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब होता है शुक्रजनक नलिका, शॉर्ट में लिखे हैं शुक्रजनक नलिका। हालांकि इस बात का आपको कोई ध्यान यहाँ नहीं रखना है, बस हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, यानी कि वृषण होता है, और वृषण के द्वारा वृषण में शुक्रजनक नलिका होता है, और उसी शुक्रजनक नलिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। बात समझ में आया? शुक्रजनक नलिका में क्या होता है, तो सर नर जर्म कोशिका, या इसी का नाम है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि शुक्राणु जनक कोशिका होता है। और यही शुक्राणु जनक कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है। क्लियर? चलिए अब यही शुक्राणु जनक कोशिका जो है ये शुक्राणु का निर्माण करेगा। अब यहाँ हम लोग को जानना है कि शुक्राणु का निर्माण सर ये अब स्पर्मेटोगोनिया कैसे करेगा, बस उसी को फ्लो चार्ट में यहाँ पूछ रहा है आपसे। अब देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणु जनक कोशिका में सर क्या होता है, इसमें सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, सॉरी मियोसिस फर्स्ट नहीं, पहले इसमें ठीक है कोई बात नहीं, मियोसिस कराइए कोई। अच्छा अरे यार हम लोग, ओ सॉरी,
स्पर्मेटोजेनेसिस ना पढ़ रहे हैं, ऊजेनेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा यहाँ बहक गए थे। अरे ऊजेनेसिस अगर पढ़ते हैं ना, अंडाणु जनक कोशिका, तो उसमें बताए थे माइटोसिस भी लिख सकते हैं। अच्छा है मियोसिस अगर लिखिएगा तो वहाँ ये बताना होगा कि पूर्वावस्था प्रथम में कैद रहता है। तो सॉरी, यहाँ शुक्राणु जनक कोशिका, शुक्राणु जनक कोशिका है, यानी कि यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉरी, हम ये सोच लिए थे कि अंडाणु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ हम आपको बताए हैं शुक्राणु जनक कोशिका में पहले आपको क्या कराना होगा सर, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब यानी समसूत्री विभाजन कराना होगा। समसूत्री विभाजन जब कराइएगा तब इससे क्या बनेगा सर, इससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब होता है प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका इसको बोलेंगे। अच्छा आप सुनिएगा, ये शुक्राणुजनक कोशिका भी 2n होता है, यानी कि 2n मतलब डिप्लोइड होता है। डिप्लोइड का मतलब क्या हुआ, यानी कि सर द्विगुणित होता है। ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। अच्छा तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो आपको बताया गया है कि समसूत्री विभाजन जहां भी होता है क्रोमोजोम में कोई भी बदलाव नहीं होता है। और अगर क्रोमोजोम में कोई भी बदलाव नहीं होगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होता है। ये बात को याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणुजनक कोशिका भी 2n होगा, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी क्या होगा, 2n होगा। अच्छा अब देखिए सर, ये शुक्राणुजनक प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में अब क्या होता है, अब सर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा। यानी कि मियोसिस फर्स्ट का मतलब हुआ प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जैसे ही अर्धसूत्री, नामे से लग रहा है अर्ध मतलब आधा, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अब जो ये 2n है अब ये बन जाएगा n। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी SEC डॉट दिए हैं मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट इसको कहा जाएगा। यानी कि इसको कहा जाएगा द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। द्वितीयक शुक्राणुजन का बात समझ में आया। अब देखिए सर, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका हम यहाँ पे बना दिए। अब इससे क्या होगा कि द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में फिर से अब मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड यानी कि सेकंड अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। बात समझ में आया, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। अच्छा अब जैसे ही दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन नितेश कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं भाई, चलिए हो गया। सुनिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में मियोसिस सेकंड होगा, यानी कि द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन को बोला जाता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा जैसे ही द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके बाद अब इससे क्या होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। स्पर्मेटिड को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु प्रसु का निर्माण होगा। सर शुक्राणु प्रसु अब ये फिर डेवलप, ये डिफरेंशिएट होकर यानी कि विभेदीकृत होकर ये क्या बनाएगा, विभेदीकृत होकर सर ये स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का निर्माण करेगा। ये हो गया पूरा फ्लो चार्ट, स्पर्म के बनने की प्रक्रिया का एक फ्लो चार्ट हो गया जो आपसे ये बनाने के लिए पूछ रहा था। ठीक है, हम पहले इसका क्या करेंगे सर, पहले इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का एक डिफिनेशन लिख दिए और शुक्राणु जनन के बनने की एक प्रक्रिया आपको बताना है, और उसके साथ जो है शुक्राणु जनन के प्रक्रिया को समझाना भी है। अब कैसे आप समझाइएगा तो बात हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए कैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब सारा बात जो है आप सोचिएगा कि सर बोर्ड पे एकदम लिख के भर दीजिए तो पता चलेगा एक दिन के क्लास में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हो पाएगा। थोड़ा आप लोग को भी एक्टिव बनना पड़ेगा इसमें, जो चीजें पढ़ा दिया गया है उसको याद करते चलें। ठीक है,
अब सुनिए, हम इतना बता दिए कि सर नर में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, ठीक है। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब सुनिए, अब आपको ये बात पता है कि भाई टेस्टिस में यानी वृषण में स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल ही है जिसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है तो जरा उसके फ्लो चार्ट को एक बार समझ लिया जाए। याद रखिएगा, शुक्राणु जनक कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है, जब समसूत्री विभाजन होता है तो इससे द्वितीयक तब इससे प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिका का निर्माण होता है, यानी प्राथमिक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर जब मियोसिस फर्स्ट होता है तब इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकंड होगा तब स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्म बनेगा। बात समझ में आया? कैसे आपको ध्यान में रखना है? तो सर सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया में जब मियोसिस कराया गया, स्पर्मेटोगोनिया में सॉरी माइटोसिस जब कराया गया तब बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड हुआ तब स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड विभेदीकृत होकर स्पर्म का निर्माण करेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना, याद हो जाएगा इतना। सर अब इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे? हम आपको भाषा लिखवा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं और भाषा वैसे आपको लिखना है। हम बोलेंगे तो अब भाषा में कैसे लिखेगा? शुक्राणु जनक कोशिका है पहला नंबर, यानी स्पर्मेटोगोनिया इज अ डिप्लोइड स्ट्रक्चर, हो जाएगा। अच्छा, शुक्राणुजनक कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसके पश्चात प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है, हो जाएगा। यानी सर स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन एंड फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटो। अब बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अ डिप्लोइड स्ट्रक्चर, यानी प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका एक द्विगुणित संरचना होता है। ये सब फ्लो चार्ट से भाषा कैसे निकाल के लिख देना है ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद सर प्राथमिक अंडाणुजन कोशिका प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके पश्चात द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है। अब ये द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में जब अर्धसूत्र सेकेंड होगा, यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब इसके पश्चात शुक्राणु प्रसू बनता है। आप ये भी बात लिख दीजिएगा सर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लोइड होता है, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस सेकेंड एंड फॉर्म स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड इज अ हैप्लोइड स्ट्रक्चर, एक गुणित संरचना होता है। एन मतलब हैप्लोइड, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्पर्म, यानी शुक्राणु प्रसू विभेदीकृत होकर शुक्राणु बनता है। बात क्लियर है? बस इतना भाषा लिख दीजिएगा, 5 नंबर से एक भी पॉइंट कम नहीं होने वाला है, ठीक है। बस ये बातें आपको शुक्राणु जनन के बारे में हो गया। अगर शुक्राणु जनन पूछा तो आप चुपचाप शुक्राणु जनन की परिभाषा, ये फ्लो चार्ट, इसका पूरा भाषा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्लो करके हमारे बातों को समझिएगा। अगर आप बाद में वीडियो ये आप अगर लाइव के इंड होने के बाद वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा स्पीड को, और आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हम लोग जैसे कुछ टॉपिक को यहाँ समझेंगे बाबू, जरा देखिएगा, कुछ टॉपिक यहाँ हम लोग समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ टॉपिक है, पहले आ जाइए इधर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा एक बार कर लें। ऋतुस्राव चक्र, क्वेश्चन पहले एक बार देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ऋतुस्राव चक्र क्या है। डिस्क्राइब द डिफरेंट चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग इन अ वुमेन, यानी मासिक चक्र क्या है, किसी महिला में मासिक चक्र के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तनों का वर्णन करें। भाई मासिक चक्र क्या है, हम उसके बारे में आपको सारी बातें समझाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, फिगर पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब इस फिगर को पहले हम लोग देखिए फिगर क्या कह रहा है। सर सबसे पहली बात,
फिगर को एक स्राव चक्र फिगर जो है डाउनलोड। ओके, अब सुनिए, यहाँ हम लोग फिगर को एक बार समझ रहे हैं। देखिए यहाँ क्या क्या आपको मिल रहा है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, कब हार्मोनल कैसा परिवर्तन हो रहा है तो जरा एक बार समझिए। देखिए बाबू, ये चीजें आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचें। आपको जो चीजें पढ़ाया जा रहा है आप एकदम से ये कहिए कि सर यही क्वेश्चन आ रहा है क्या, यही क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसा नहीं सोचना। आपको पता है 11 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ पिछले साल इस चैप्टर से। तो जितना टॉपिक आपको पढ़ाया गया है पूरे को याद कर लीजिएगा, अभी मत सोचिएगा कि सर यही क्वेश्चन आ रहा है क्या, ऐसा नहीं सोचेंगे मनीष कुमार, ठीक है। चलिए अब सुनिए, सबसे पहले जैसे हमें देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऋतुस्राव चक्र जो होता है सर ये 28 या 29 का होता है। कितने दिनों का होगा सर, ये 28 या 29 दिनों का एक साइकिल होता है, चक्र होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है सर, ये फीमेल फीमेल प्राइमेट में होता है। में होता है भाई, फीमेल प्राइमेट में होता है, यानी कि मादा प्राइमेट में होता है, ठीक है। अच्छा आप सुनिए, सबसे पहला बात यहाँ हमें ये जानना है कि सर ये मेंस्ट्रुएशन, इसमें 4 अवस्था होता है। पहले अवस्था को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। दूसरे अवस्था को हम लोग बोलते हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल फेज, ऋतुस्राव प्रवस्था, ये 1 से लेकर 5 दिनों का होता है। उसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज यानी पुटकीय प्रवस्था, पुटकीय प्रवस्था को ही हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। अच्छा जो ये 6 से 13 दिनों का होता है। अच्छा उसके बाद 14वें दिन जो है एक अवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, यानी जिस समय अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा जो 14वें दिन का, एक दिन 14वें दिन में आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर 14वें दिन अंडोत्सर्ग का अवस्था होता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है। अच्छा सर उसके बाद 15 से लेकर 15 के बाद जो अवस्था आता है वो आता है ल्यूटियल फेज, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं स्रावी प्रवस्था, स्रावी प्रवस्था। तो ये 15 से लेकर अब पूरे 28 या 29 दिन तक स्रावी प्रवस्था चलते रहता है। तो हम आपको इसमें क्या बताएं कि सर इसमें टोटल 4 अवस्था होता है, कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होता है। कौन कौन सर, मेंस्ट्रुअल फेज यानी ऋतुस्राव प्रवस्था या ऋतु प्रवस्था, ऋतुस्राव प्रवस्था। दूसरे नंबर में आता है फॉलिकुलर फेज यानी पुटकीय प्रवस्था। तीसरे नंबर में आता है जैसे ये ओवुलेटरी फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रवस्था। और अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बाद जो आता है ये हो जाएगा क्या, ल्यूटियल फेज यानी कि स्रावी प्रवस्था, या इसी को सेक्रेटरी फेज कहा जाता है। अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिए सर, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, तो इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो 1 से 6 दिनों 5 दिनों तक होता है, 1 से 5 दिनों, 1 से 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि इसमें मेंस आता है। मेंस कैसे आएगा, तो सर गर्भाशय की जो आंतरिक अस्तर होती है ये टूटकर, गर्भाशय की जो आंतरिक अस्तर होती है ये टूटकर बाहर निकल जाता है, ये लिक्विड के फॉर्म में गर्भाशय की आंतरिक अस्तर टूटकर बाहर निकलता है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल फेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी क्या ओवरी का हार्मोन, यहाँ ओवरियन हार्मोन लेवल है, यानी कि अंडाशय के अंडाशयी हार्मोन का स्तर, यहाँ पे है अंडाशयी इवेंट यानी अंडाशयी घटना, ओवरियन इवेंट, अंडाशय में होने वाले घटना। और ऊपर जो है ये पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है। पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल का बोलने का मतलब होता है पीयूष ग्रंथि का स्तर, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का स्तर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको, अब यहाँ हमें समझना है इसमें कि सर ये मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या कोई हार्मोनल बदलाव होता है, नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान किसी भी हार्मोन का स्राव यहाँ नहीं हो रहा है, ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट है। लेकिन सर जैसे ही हम लोग फॉलिकुलर फेज में आए धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ देखिएगा, यहाँ क्या हुआ है सर, यहाँ का ग्राफ जरा एक बार ध्यान से देखिए। सर यहाँ क्या हो रहा है ना कि जो
गर्भाशय की आंतरिक स्तर ये है यूटेराइन इवेंट यानी गर्भाशय में होने वाला घटना। यहाँ हो गया ओवरियन इवेंट यानी अंडाशय में होने वाला घटना। तो गर्भाशय में होने वाला घटना में देखिए सबसे पहले इंडोमेट्रियम जो देख रहे हैं, गर्भाशय का आंतरिक स्तर यही टूट कर गिरा है। तो सर ये टूट गया है, इसलिए इसका ग्राफ देखिए कितना डाउन में चला गया, ये यहाँ आ गया है, देख रहे हैं कितना डाउन में चला आया। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, ये सब बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया या फिर बराबर में हो गया फिर से। जो जो पहले से देख रहे हैं यहाँ टूटा हुआ था, इधर आके बन रहा है, लास्ट में आकर बन रहा है। अब वो कैसे बनेगा वो सारा बातें हम लोग करेंगे यहाँ। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान सिर्फ मेंस आता है, जो 3 से 5 दिनों तक ब्लड के फॉर्म में बाहर गिरता है। ठीक है, उस समय में हार्मोन का कोई भी बदलाव नहीं हुआ रहता है, नहीं अंडाशय में कोई भी बदलाव हुआ रहता है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन में कोई मतलब नहीं रहता है, उस समय पिट्यूटरी हार्मोन का भी लेवल से कोई मतलब नहीं है वहाँ। अच्छा, अब देखिए जैसे ही ये फॉलिकुलर फेज में आते हैं यानी कि 6 से 13 दिन तक, तो 6 से 13 दिन के अवस्था में फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकल का विकास होता है, पुटक का निर्माण होता है। कौन कौन? तो सर प्राइमरी फॉलिकल विकसित होकर यानी प्राथमिक पुटक विकसित होकर क्या बनता है सर, ये मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल बनता है। क्या बनेगा? इसको मैच्योर फॉलिकल यानी कि परिपक्व पुटक कहा जाएगा, या फिर ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है, ग्राफी पुटक कहा जाएगा। ठीक है, यानी प्राथमिक पुटक विकसित होकर क्या बनेगा सर, प्राथमिक पुटक विकसित होकर परिपक्व पुटक बन जाता है। और ये हम लोग देखेंगे कि कब होगा, ये बातें कब हो रही है तो सर ये दूसरा अवस्था के दौरान, यानी कि सर ये फॉलिकुलर फेज के दौरान यानी पुटकीय अवस्था के दौरान ऐसा। अच्छा, अब देखेंगे, अब यहाँ क्या हुआ कि पुटकीय अवस्था के दौरान धीरे धीरे ईस्ट्रोजेन का ग्राफ जो है देखिए बढ़ गया। ईस्ट्रोजेन का ग्राफ क्या हुआ सर, इंक्रीज हो जाता है। ईस्ट्रोजेन का ग्राफ कैसे इंक्रीज हुआ है तो ये बातें याद रखिएगा, जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होता है, उसके साथ ही साथ ईस्ट्रोजेन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ईस्ट्रोजेन नामक हार्मोन का स्राव कब होता है तो सर जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल विकसित होकर परिपक्व पुटक बनते हैं, उसके साथ ईस्ट्रोजेन नामक हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन अभी भी कांस्टेंट है, ये हार्मोन में कोई भी बदलाव अभी नहीं हुआ है, लेकिन ईस्ट्रोजेन जो है ये यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। कब बढ़ा है सर, फॉलिकुलर फेज के दौरान ईस्ट्रोजेन का लेवल बढ़ जाता है। एक और बातें सुनिए सर, फॉलिकुलर फेज के दौरान ये जो एफएसएच आप देख रहे हैं ये भी बढ़ गया। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या हुआ, एफएसएच भी बढ़ गया है। भाई एफएसएच का काम क्या है, तो एफएसएच का ही काम होता है कि ये प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में बदलना। कौन सा हार्मोन का काम होता है सर, फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन। नामे से लग रहा है फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुटक को उत्प्रेरित करने वाला, पुटक को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो इस तरह से ये एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करता है किस में, मैच्योर फॉलिकल में। और इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल अब परिपक्व पुटक में विकसित होगा तो ये कौन मदद करेगा, एफएसएच। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा तो ईस्ट्रोजन। इसी कारण से फॉलिकुलर फेज के दौरान इधर पिट्यूटरी हार्मोन में क्या बढ़ता है तो एफएसएच, ओवरियन हार्मोन में क्या बढ़ता है ईस्ट्रोजन। याद रखिएगा बउआ, यूस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो एलएच और एफएसएच होता है। और ये ओवरियन हार्मोन जो होता है, ओवरी के द्वारा जो जिस हार्मोन का स्राव होता है वो कौन होता है तो सर, ओवरी के द्वारा जिस हार्मोन का स्राव होता है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। बात समझ में आया, ओवरी के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा। चलिए अब सुनिएगा जरा, ये समझ में आ गया फॉलिकुलर फेज। अच्छा, अब आते हैं ओवुलेटरी फेज पे। ओवुलेटरी फेज जो होता है यानी कि अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अंडोत्सर्ग प्रवस्था देखिए कब हो रहा है, 14वां ओवुलेशन, यानी इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे ओवरी में क्या हुआ था फॉलिकुलर फेज के दौरान सर, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होकर टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। अब यहाँ मैच्योर फॉलिकल बनकर तैयार रहता है किसमें, ये फॉलिकुलर फेज में यानी पुटकीय प्रवस्था में। यानी प्राथमिक पुटक विकसित होकर द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक विकसित होकर तृतीयक पुटक, और तृतीयक पुटक विकसित होकर परिपक्व पुटक बनता है।
अब ये परिपक्व पुटक जो है इससे क्या होगा, तो सर अब ये आ जाते हैं हम लोग तीसरा अवस्था में, यानी अंडोत्सर्ग प्रवस्था में। तो अंडोत्सर्ग प्रवस्था के दौरान क्या होगा कि अब ये परिपक्व पुटक टूटेगा और इससे अंडाणु बाहर आएगा। लेकिन अब ये अंडाणु कैसे बाहर आया है, तो इसके लिए भी कोई हार्मोन होगा जो जिम्मेदार होगा। तो याद रखिएगा, इसके दौरान LH हार्मोन जो है बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गया। देख रहे हैं यहाँ पे पीक लेवल पे पहुंच गया है, यानी पीक मतलब होता है सर्वोच्च स्तर, उच्चतम स्तर। बस समझ में, उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है LH हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और LH हार्मोन का काम होता है कि ये मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ना और उससे अंडाणु को यानी एग को बाहर निकालना, अंडाणु को बाहर निकालना। और इसी प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और इस अवधि को ओवुलेटरी फेज कहते हैं, इस अवस्था को अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहा जाता है। अब अंडाणु का निर्माण हो गया, अब वो महिला अपने संतान को उत्पन्न करने में सक्षम हो गई। अब अगर मान लीजिए कि उस अंडाणु के द्वारा स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया, तब तो अगले महीना में स्पर्म ये फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। बस समझ में आया। अगर मान लीजिए इस बात को याद रखिएगा कि अगर स्पर्म का, अगर ये क्या बोला गया कि अगले महीना में मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी आ सकता है जब ये अंडाणु जो है निषेचित न हो। अगर ये अंडाणु यहाँ बनने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये फर्टिलाइजेशन अगर कर लिया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थिति होना ये प्रेगनेंसी का एक सूचक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये आपका ओवुलेटरी फेज समाप्त हो गया। जैसे ही ओवुलेशन हो गया, अब अगर मान लीजिए कि आपका अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है, निषेचन हो भी रहा है, तो भी हमें चाहिए कि फिर से ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर बने। क्यों? क्योंकि अब बच्चा भ्रूण बनने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटी बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद ये टूटता है, जाइगोट बन के टूट कर 128 कोशिका में बदल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुटी। तब यह आकर गर्भाशय के आंतरिक स्तर में चिपकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे चिपकने के लिए 128 सेल वाला को यानी ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटी को गर्भाशय के आंतरिक स्तर में चिपकने के लिए फिर इसका बनना जरूरी है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी आए तो भी इसका बनना जरूरी है। चाहे अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो भी बनना जरूरी है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए आना है, ये अगर लेयर नहीं बनता है तो फिर उस दौरान क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी कभी विलंब जो हो जाता है, उसका कारण होता है इंडोमेट्रियम के लेयर का नहीं बनना। तो इंडोमेट्रियम का, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। कभी कभी ये 2-4 दिन जो है अधिक चला जाएगा, या 1 सप्ताह अधिक चला जाता है, या फिर हो सकता है 2-4 दिन ये पहले आ जाता है। ये सब कारण जो है हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण ही होता है, हार्मोन के कारण होता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनियमित रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, यानी इरेगुलर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है सर, तो अब तुरंत क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल टूट कर अंडाणु को बाहर निकाला, तो बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है ये आपस में मिलकर बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी पित्त पिंड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, पित्त पिंड कहा जाता है, यानी कि पित्त पिंड का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही पित्त पिंड का निर्माण होगा, अब ये पित्त पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम अब ये स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को। इसीलिए देखिए, जैसे ही यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बना, अब यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है ये फिर से बढ़ गया। और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही बढ़ता है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, जो अंडाशय के द्वारा स्रावित हुआ है, इसका काम होता है गर्भाशय के आंतरिक स्तर का निर्माण कर देना। तो ये फिर से गर्भाशय के आंतरिक स्तर का निर्माण, और जैसे ही गर्भाशय के आंतरिक स्तर का निर्माण करेगा, अब अगर मान लीजिए कि अगले महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल होना है, तो उसके लिए फिर ये टूटेगा, और टूट कर यहाँ से मेंस की बात होगी, नेक्स्ट साइकिल शुरू। ठीक है, यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कहानी। अब हम लोग चलते हैं कुछ भाषा पे, लैंग्वेज पे चल रहे हैं, और फिर लैंग्वेज को एक बार समझा जाएगा, फिर आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा इस पे आप लोग ध्यान दें। कमेंट में कोई ध्यान नहीं दे बाबू, पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट से पता चल रहा है कि आप कितना पढ़ाई में हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए कमेंट पे आप लोग ध्यान न दें। हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं और ना ही आपके कमेंट पे ध्यान देते हैं। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। ठीक है, लास्ट में हम आपसे कमेंट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपका कैसा हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
और उसके बाद आपका कितना मार्क्स आया ये लास्ट में जाना जाएगा। एग्जाम समय में आपसे जाना जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। उस समय कमेंट करिएगा कि सर बहुत अच्छा पढ़े थे। ठीक है, चलिए अभी सिर्फ फोकस करिए क्वेश्चन बनाने पे, क्योंकि इससे ध्यान हटेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए मासिक चक्र क्या है, ये बात समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं सर वैसा जनन चक्र यानी वैसा रिप्रोडक्टिव साइकिल जो सभी मादा प्राइमेटों में होता है, विच अकर्स इन ऑल फीमेल प्राइमेट, जो सभी मादा प्राइमेटों में, जैसे मंकी, बंदर, ह्यूमन, एप, ये सब। इसमें आप जैसे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ह्यूमन यानी कि मनुष्य, एप यानी कि लंगूर, मंकी यानी कि बंदर, ये सब हो जाएंगे। चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सब आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इट अकर्स इन कंटिन्यूअस ब्रीडर, यह कंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं सतत, और ब्रीडर्स को हिंदी में कहते हैं प्रजनक, यानी कि यह सतत प्रजनक में होता है। सतत प्रजनक का मतलब क्या हुआ, यह मौसमी प्रजनक में नहीं होता है। प्रजनक जो होते हैं, ब्रीडर जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है सीजनल ब्रीडर और एक होता है जैसे सीजन का, आप लोग देखे होइएगा कुत्तों का एक सीजन होता है, और कुत्ते अक्सर जो है उसी सीजन में एक साथ अक्सर दिखाई देते हैं। कुत्तों के बीच भी एक बैरियर होता है कि आपको मेरे गांव में नहीं आना है और हम भी आपके गांव में नहीं आएंगे, मतलब सीमा रेखा को पार नहीं करना है, उल्लंघन नहीं करना है। तो उस जगह पर क्या होता है कि जब इनके रिप्रोडक्शन का समय आता है तो ये आपसी समझौता कर लेते हैं कि देख भाई, आज के बाद से हमारे तरफ के जो लोग होंगे तुम्हारे सीमा पे जाएंगे, और तुम्हारे तरफ के जो लोग होंगे ये हमारे सीमा आ सकते हैं। क्षेत्र जो है उन लोगों का जो बटा रहता है वो अब एक हो जाता है, यानी कि वो सीजनल ब्रीडर, वो एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कुछ आप लोग पौधे को देखे होइएगा जो उसी सीजन में अपना फल देता है, तो यानी वो सीजनल ब्रीडर हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे वो सीजनल ब्रीडर में नहीं, कंटिन्यूअस ब्रीडर में, जो कभी भी अपने संतान को उत्पन्न करने में सक्षम, जैसे मनुष्य, बंदर, लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सबको बोला जाता है प्राइमेट। समझ में आया? अच्छा, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, यह इट अकर्स इन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, यानी यह सतत प्रजनक में होता है। वीडियो को स्लो करके लास्ट में आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र के दौरान रेड फ्लूइड लाइक मटेरियल्स आर रिलीज्ड, यानी कि ऋतुस्राव चक्र के दौरान लाल द्रव्य पदार्थ स्रावित होते हैं। ऋतुस्राव चक्र के दौरान क्या होता है, लाल द्रव्य पदार्थ स्रावित होते हैं। अब देखिएगा, देयर आर 4 फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सर ऋतुस्राव चक्र के 4 अवस्था होते हैं। अभी जो बताए थे आपको, मेंस्ट्रुअल फेज ऋतुस्राव प्रवस्था जो 1 से 5 दिनों का होता है, फॉलिकुलर फेज पुटकीय प्रवस्था जो 6 से 13 दिनों का होता है, ओवुलेटरी फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रवस्था यानी 14 दिन का होता, 14वें दिन ये होता है, और ल्यूटियल फेज जो 15 से लेकर 28 दिनों का होता है, यानी स्रावी प्रवस्था। ठीक है, इसके बारे में पूरा हम आप लोग को समझाए हैं अभी। ठीक है, चलिए अभी इसको जरा एक एक करके हम लोग पहले समझ लेते हैं ये इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पूरा बात लिखना पड़ेगा एग्जाम में। देखिएगा पहले एक एक करके हम लोग इसको समझ लिया जाए। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में आते हैं। सर मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है ऋतुस्राव प्रवस्था। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या होगा, ऋतुस्राव प्रवस्था। चलिए जरा आप क्लियर क्या कहीं सुनिएगा, आप जरा देखिए इसमें मेंस्ट्रुअल फेज में सर ऋतुस्राव प्रवस्था, ऋतुस्राव प्रवस्था में क्या होता है, तो ड्यूरिंग दिस फेज साइक्लिकल चेंजेज अकर्स इन इंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस, यानी कि सर ऋतुस्राव प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के आंतरिक स्तर में, ऋतुस्राव प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के आंतरिक स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है? चक्रीय परिवर्तन का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस अवस्था के दौरान गर्भाशय के आंतरिक स्तर में चक्रीय परिवर्तन होगा, तो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या होता है कि टूट जाता है, कर गर्भाशय का आंतरिक स्तर गिर जाता है और फिर उसके बाद बन जाता है। या एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है, तो इंडोमेट्रियम में, यानी गर्भाशय के मध्य स्तर में। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स ऑफ यूट्रस। अब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो इसमें इसमें क्या होता है जी, सर इस अवस्था के दौरान ऋतुस्राव होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स में क्या होता है, इन दिस फेज या ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि इस अवस्था के दौरान क्या होगा, सर इस अवस्था के दौरान ऋतुस्राव होता है। लेकिन ऋतुस्राव किसके कारण होता है,
तो ड्यू टू ब्रेक डाउन यानी टूटने के कारण किसके, इंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय के आंतरिक स्तर तथा ब्लड वेसल्स ऑफ यूट्रस यानी गर्भाशय के रुधिर वाहिका तथा आंतरिक स्तर के टूटने के कारण दौरान रक्त का प्रवाह होता है। बोल सकते हैं ऐसे, क्या बोलेंगे, गर्भाशय के रुधिर वाहिकाएं, गर्भाशय के रुधिर वाहिकाएं और गर्भाशय के रुधिर वाहिकाएं और अंतः स्तर के टूटने के कारण के दौरान ऋतु प्रवाह होता है, ऋतुस्राव का प्रवाह होता है, चाहे ऋतु प्रवाह होता है। ठीक है, ऋतु प्रवाह में क्या होगा, ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड आता है। अच्छा अब सुनिएगा, अब आते हैं दूसरे नंबर में फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हिंदी में कहते हैं पुटकीय प्रवस्था। पुटकीय प्रवस्था कितने दिनों का होता है, 6 से 13 दिनों का होता है। ड्यूरिंग दिस फेज यानी पीरियड मतलब हो गया अवधि, कितने दिनों का होगा। ड्यूरिंग दिस फेज यानी इस अवस्था के दौरान फॉलिकुलर डेवलपमेंट अकर्स यानी इस अवस्था के दौरान पुटकीय विकास होता है। तो नाम से ही लग रहा है पुटकीय यानी फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज जैसे ही बोल दिया गया यानी कि ये इसका मतलब पता चल गया कि पुटकीय प्रवस्था, तो पुटकीय प्रवस्था में पुटक का विकास होता है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था के दौरान पुटक का विकास होता है। बात समझ में आया। चलिए, इस अवस्था के दौरान पुटक का विकास होता है। अब ये पुटक का विकास कैसे होता है, तो जरा इसको देखिएगा। देखिए, सबसे पहला बात, फॉलिकल का विकास कैसे होता है, ये बात आपको बताया गया है। सर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि प्राथमिक पुटक। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुटक। तो प्राथमिक पुटक जो है ये विकसित होकर क्या बनेगा, सर ये डेवलप होकर द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक बनता है, द्वितीयक पुटक बनता है। और सर सेकेंडरी फॉलिकल अब फिर डेवलप होकर क्या बनेगा, सर ये टर्शियरी फॉलिकल बनता है। टर्शियरी फॉलिकल मतलब क्या हुआ, तृतीयक पुटक बन जाता है, तृतीयक पुटक बन जाता है। अब देखिए, तृतीयक पुटक फिर से अब ये मैच्योर होगा। क्या होगा भाई, मैच्योर होगा। मैच्योर मतलब परिपक्व होगा, और परिपक्व होकर क्या बनेगा, सर ये बन जाता है मैच्योर या ग्राफियन, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बनता है। यानी कि परिपक्व, इसको बोलेंगे हिंदी में परिपक्व या ग्राफी तक बन जाता है। ठीक है, बस इतना बन के इस दौरान तैयार हो जाता है। क्योंकि आपको हम बताए हैं कि इन दिनों क्या होता है, इन दौरान क्या होता है, तो सर इन दौरान केवल पुटक का विकास होता है। किसका विकास होता है, पुटक का विकास होता है। ये बात भी हम आपको बताए हैं, हार्मोन में क्या क्या चेंजिंग होता है, इस बात को याद रखिएगा। सर इन दिनों ये इसको एस्टिमुलेट कौन करता है, यानी कि प्राथमिक पुटक को मैच्योर फॉलिकल में यानी परिपक्व पुटक में किसने विकसित किया है, तो सर FSH यानी फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही लग रहा है, फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुटक, ये हो गया पुटक को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन हो गया। बात समझ में आया। चलिए उसके बाद जो है, चलिए उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, यहाँ देखिए। तो जैसे ही हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर मैच्योर फॉलिकल बन गया, जिसको एस्टिमुलेट, यानी कि एस्टिमुलेट का मतलब होता है उत्प्रेरित करना। इसको उत्प्रेरित किसने किया है, FSH किया है। तो अब इसके द्वारा ये जैसे जैसे फॉलिकल का विकास होगा वैसे वैसे यहाँ से रिलीज, रिलीज मतलब स्रावित होगा। क्या निकलेगा इससे, सर इससे निकलता है ईस्ट्रोजेन नाम का अंडाशय से हार्मोन का स्राव होता। ठीक है, यानी ईस्ट्रोजेन हार्मोन का स्राव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिएगा ये बातें, सर इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ LH एंड FSH, यानी कि इन दौरान LH और FSH हार्मोन में के स्तर में वृद्धि होता है। इन दौरान, इन दिनों यानी या इसके दौरान LH और FSH के स्तर में वृद्धि होता है। FSH इंड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि FSH उत्प्रेरित करता है प्राथमिक पुटक को ग्राफी पुटक में विकसित। याद रखेंगे, यानी कि प्राथमिक पुटक को ग्राफी पुटक में विकसित होने के लिए कौन उत्प्रेरित करता है, तो सर FSH के कारण प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर ये ग्राफी पुटक बनता है। यानी कि ये बात याद रखेंगे, प्राथमिक ग्राफी पुटक में
FSH के उत्प्रेरित के कारण विकसित हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ओवुलेटरी फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ड्यूरिंग दिस फेज यानी इस अवस्था के दौरान LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अटेन अ हाई पीक लेवल या हाई पीक कॉल्ड LH सर्ज। यानी बोला गया है कि सर इस के दौरान ड्यूरिंग दिस फेज या इस अवस्था के दौरान LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एक उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे LH सर्ज कहा जाता है। अब देखिए LH सर्ज यानी LH बहुत हाई पर पहुंचा। जैसे ही LH हाई पर पहुंचेगा तो वहां जो आप देखे थे कि ग्राफियन फॉलिकल बना था, अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। रप्चर मतलब टूट जाना। सर ये ग्राफियन फॉलिकल अब यहाँ पे टूटेगा, ब्रेक करेगा, टूटता है। कौन तोड़ने में इसको मदद करता है? तो याद रखेंगे यहाँ इसको तोड़ने में जो मदद कर रहा है वो है LH हार्मोन। क्योंकि LH का स्तर जब बढ़ा है, LH का स्तर जब बढ़ा है तो LH का लेवल बढ़ने के कारण ग्राफियन फॉलिकल टूटा। रप्चर मतलब होता है टूटना, और टूट कर या फट कर ये क्या इससे रिलीज क्या हुआ? तो सर इससे निकला ओवम यानी अंडाणु इससे बाहर आया। और इस बात को याद रखिएगा कि ग्राफी पुटक के टूटने से अंडाणु के बाहर निकलने के प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, यानी ओवुलेशन कहा जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से जब एग बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। लास्ट में आते हैं हम लोग किसमें? ओवुलेटरी फेज। देखिए वही बात है, LH सर्ज इंड्यूसेस द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, GF यानी ग्राफियन फॉलिकल, टू रिलीज ओवम कॉल्ड ओवुलेशन। यानी क्या बोला गया? सर LH सर्ज ग्राफी पुटक को टूटने के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे अंडाणु स्रावित होता है, जिससे अंडाणु बाहर निकलता है, और इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। वीडियो को रोककर आप इसको जरूर लिख लेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। अभी हिंदी थोड़ा समय कम है, हिंदी थोड़ा कम नहीं लिख पा रहे हैं। इसका कारण है कि समय की कमी है। आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा जो हम लोग को समय मिल रहा है उतना में ही हम लोग को सारा काम करना है। इसलिए हिंदी का तो हिंदी नाम लिखा हुआ है, ल्यूटियल फेज का स्रावी प्रावस्था होता है तो लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखे हैं हिंदी। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग दिस फेज ल्यूटियल फेज क्या होता है? तो ल्यूटियल फेज में ड्यूरिंग दिस फेज, अब इस अवस्था के दौरान जो इस ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफी फॉलिकल टूट कर अंडाणु निकला है, अब इस ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। इस अवस्था के दौरान बचे हुए ग्राफी पुटक के भाग यानी ग्राफी पुटक के बचे हुए भाग आपस में मिलकर, कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है मिलना, आपस में मिलकर कॉर्पस ल्यूटियम यानी पीत का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया? किसका निर्माण करेंगे? पीत पिंड का निर्माण करेंगे। इस अवस्था के दौरान ग्राफी पुटक के बचे हुए भाग आपस में मिलकर पीत पिंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है? अब कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए अच्छा, उसके बाद सुनिए, अब ये Cl का मतलब हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, शॉर्ट में लिख दिए हैं, यानी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी पित्त पिंड बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। और प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम के स्तर को मेंटेन करता है, यानी कि बनाता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को? यानी कि सर प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। सर एक आपको यहाँ पे एक ग्राफियन फॉलिकल यानी कि एक परिपक्व ग्राफी पुटक का फिगर बनाना है। परिपक्व ग्राफी पुटक का एक फिगर बनाइए। अभी हम आपको जो बता रहे थे ग्राफियन फॉलिकल जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वहीं ग्राफियन फॉलिकल के एक परिपक्व ग्राफी पुटक का हम लोग यहाँ फिगर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं ये एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल है, जिसमें ये थीका अस्तर है। सबसे बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहते हैं, बाह्य थीका अस्तर। अंदर वाले को थीका इंटरना कहते हैं, यानी अंतः थीका अस्तर। ये एंट्रम हो गया, जिसको हिंदी में गह्वर कहा जाता है, पीले रंग का ये होता है। ये हो गया ग्रेनुलोसा सेल, जो अंदर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पीले रंग का जो डॉट डॉट ब्लैक वाला दिख रहा है कॉम्बिनेशन, ये होता है ग्रेनुलोसा सेल यानी कणिकमय कोशिका।
और यहाँ हो गया कोरोना रेडिएटा, ये वाला भाग जो है कोरोना रेडिएटा का होता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये है कुमुलस ओफुरस, कुमुलस ओफुरस। अच्छा, अब ये संरचना हो गया जैसे कि किसका, ग्राफियन फॉलिकल का। अब पूछा गया है आपसे क्या कि ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बनावें और इसकी विशेषताओं को लिखें। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है, हम इसके बारे में आपको एक बार चर्चा कर लें। सर, इन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एक परिपक्व ग्राफी पुटक में ओवम इज इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, यानी कि अंडाणु जो होता है ये द्वितीयक अंडोत्सर्ग अवस्था में, द्वितीयक अंडाणु अवस्था में रहता है। ठीक है, अंडजनक अवस्था में, अंडजन अवस्था में रहता है। बट अरेस्टेड इन मियोसिस फर्स्ट, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट में क्या बोला गया, इन अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवम इज इन सेकेंडरी oocyte। बस समझ में आया, अंडजन कोशिका इसको कहते हैं, अंडाणुजन कोशिका। तो क्या बोला गया, एक परिपक्व ग्राफी पुटक में अंडाणु, परिपक्व ग्राफी पुटक में अंडाणु कहाँ रहेगा सर, सेकेंडरी oocyte जिसमें रहता है ना, वही सेकेंडरी या oocyte, सेकेंडरी oocyte फिगर बनाए थे आप लोग को पिछले क्लास में। फिगर में दिखाया गया था कि ग्राफियन फॉलिकल जो बना हुआ है मैच्योर फॉलिकल, उसके अंदर में एक सेकेंडरी oocyte रहता है, यानी कि द्वितीयक अंडाणुजन कोशिका, और उस द्वितीयक अंडाणुजन कोशिका वहीं विभेदीकृत होकर अंडाणु में बदल जाता है। तो वही बोले हैं हम कि एक परिपक्व ग्राफी पुटक में अंडाणु द्वितीयक अंडाणुजन कोशिका के अवस्था में रहता है, लेकिन यह अर्धसूत्री प्रथम में कैद होता है। इट फर्दर कंप्लीट मियोसिस सेकेंड, यह तुरंत अब मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री अर्धसूत्री को पूरा करता है। व्हेन एंट्री ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन ओवम, जब स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करता है, जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, तब उस समय, जब याद रखेंगे, जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तब यह तुरंत अर्धसूत्री सेकेंड यानी कि द्वितीयक अर्धसूत्री को पूरा करता है। थस इस प्रकार अतः फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर ओवम एलोंग विथ सेकेंड पोलर बॉडी, और इस तरह से उस ग्राफी पुटक से यानी ग्राफियन फॉलिकल से, परिपक्व पुटक से क्या होता है, एक परिपक्व अंडाणु सेकेंड पोलर बॉडी के साथ यानी द्वितीयक ध्रुवीय पिंड के साथ बाहर निकलता है। इस प्रकार हिंदी याद रखेंगे, इस प्रकार द्वितीयक ध्रुवीय पिंड के साथ एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। हिंदी में ऐसे ही आप लोग को लिख लेना है। फिर इसके बाद जो है, आप अगर चाहते हैं कुछ और ग्राफियन फॉलिकल के बारे में लिखना, तो हम अभी जस्ट समझाए हैं, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिला होगा ग्राफियन फॉलिकल का, वो भाषा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। यानी ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कोरक पुटी। क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट का मतलब, कोरक पुटी। कोरक ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुटी क्या है, तो पूछा हुआ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, यानी कि एक अच्छे डायग्राम के साथ, मतलब कि कोरक खंड का निर्माण चित्र बनाना है आपको। कोरक खंड कैसे बनते हैं, कोरक खंड नहीं, कोरक पुटी कैसे बनते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब आइए, हम लोग जानते हैं कि सर फर्टिलाइजेशन के बाद कोरक पुटी कैसे बनता है, ये देख लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिएगा, कोरक पुटी कैसे बनता है। ये यहाँ जो आप संरचना देख रहे हैं ये किसका है सर, ये फिगर है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोरक पुटी। ये कोरक पुटी का संरचना है, किसका संरचना है, कोरक पुटी का संरचना है। अब जरा एक चीज देखिए यहाँ, सबसे पहला बात हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं सर, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। सबसे पहले सर जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट बनने के लिए सर एक सेल चाहिए होता है, एक सेल, यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलता है तब क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में अब देखिए यहाँ क्या होगा सर, इसमें होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। सॉरी में नहीं, हम मनुष्य है ना,
मनुष्य में अगर ये बातें क्या बोला गया, जैसे जाइगोट हो गया, जाइगोट में सर माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि जाइगोट 2n होता है, अगर मियोसिस हो गया तब बाकी सब भी 2na बन जाएगा, ठीक है, सॉरी na बन जाएगा। एन तो हम लोग होते नहीं है, हम लोग 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। तब देखिए जाइगोट जो है, यानी युग्मनज जो है, युग्मनज में अब क्या होगा, विभाजन होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो ये जो एक सेल में है, अब ये एक सेल से कितने सेलों में टूट जाता है, सर ये एक सेल से 2 सेलों में टूट जाता है। फिर ये 2 से कितने सेलों में टूट जाएगा, सर ये 2 से 4 सेलों में टूट जाता है। ये 4 से 8 सेलों में, 8 से 16 सेलों में, 16 से 32 सेलों में, 32 से 64 सेलों में, और 64 से 128 सेल में, यानी कि 128 कोशिकाएं हैं, ठीक है, 128 कोशिकाओं में जाता है, ठीक है। हम क्या बोले, जाइगोट एक सेल का होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका में, 2 से 4 कोशिका में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में, 32 से 64 में, 64 से 128 कोशिकाओं में टूट जाता है। अब ये 128 कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, 128 कोशिका को क्या बोलेंगे, बोलिए। अब ऊस्टस साइकिल के बारे में अभी हम लोग को यहाँ नहीं जानना है, ठीक है। अभी जो है चूंकि हम लोग ये आपको मेन बैच में तब आकर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि समय हम लोग के पास उतना नहीं है कि सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, चूंकि हम आपको उसके लिए मेन बैच में पढ़ना चाहिए था, अभी हम लोग के पास समय कम है, तो इसलिए यहाँ हम लोग सारे बातों पे चर्चा नहीं कर सकते। इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जो है यहाँ आके पूछ लीजिएगा, दिन में हम फ्री रहते हैं। अब यहाँ जैसे कि 128 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कोरक पुटी, तो कहेंगे कोरक पुटी। अब देखिए ये 128 सेल वाला कोरक पुटी, अब यही कोरक पुटी गर्भाशय के आंतरिक स्तर में आता है और चिपक जाता है, और चिपक कर यहाँ पे क्या बना लेता है, अब यहीं से ये संतान के उत्पत्ति के लिए प्रोसेस की शुरुआत होती है। एक तरफ का पूरे प्रोसेस को समझा देते हैं आपसे। चलिए अब सुन, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है सबसे पहले सर, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, मान लीजिए कि यहाँ निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन मतलब सर यहाँ निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद, निषेचन होने के बाद जब यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट यानी है, जाइगोट बन, जाइगोट बनने के बाद अब इसमें क्या होगा, विभाजन स्टार्ट होगा। ये एक कोशिका से ये 2 कोशिका, 4 से ये 8 में 32 आएगा, 100 जाएगा, और 128 कोशिका क्या बोलते हैं सर, इसी को कहा जाता है ब्लास्टो, यानी कि कोरक पुटी। अब ये कोरक पुटी जो है गर्भाशय देगा, और यहाँ प्रेगनेंसी की बात हो जाए, यानी कि बच्चा अब 9 महीने डेवलप होना। बात समझ में आया, है समझ में, चलिए। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन जब भी हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट टूट कर इम्ब्रियो बना, 128 सेल का जब ये इम्ब्रियो हो गया तो इसको बोल ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरकपुटी कहेंगे, और ये कोरकपुटी गर्भाशय के आंतरिक स्तर से आकर चिपक गया, और इस प्रक्रिया को अंतःरोपण कहते हैं, यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से प्रेगनेंसी की बात हो जाती है। ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट ये 128 सेल से मिलकर बना होता है, जिसके बाहरी जो लेयर होता है उसको ट्रोफोब्लास्ट यानी पोस्कोरक कहते हैं। गर्भाशय के आंतरिक स्तर से यही पोस्कोरक जाकर चिपकता है, और ये इनर सेल मास हो गया, जो अंदर की कोशिकाएं आप जो देख रहे हैं, कोशिका समूह, इनर सेल मास, इनर सेल मास ही डिफ्रेंशिएट होकर इन जर्मिनल लेयर में विभाजित होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म में विभाजित होता है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म ये तीनों जर्म लेयर होते हैं, जनन स्तर होते हैं, जिसके द्वारा सभी तरह के अंगों का विकास होता है, ठीक है। भ्रूण में जितने भी अंगों का विकास होगा ये जनन स्तर के द्वारा होता है। बात समझ में आया कि इसी के द्वारा जो जनन स्तर बनता है, यानी तीनों जनन स्तर द्वारा होता है। अब यहाँ आइए कुछ इसके भाषा को हम लोग, क्या बोला गया है कि सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगोज मियोसिस,
एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमी। तो क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर कहेंगे। किसको भाई? ये देखिए, ये ब्लास्टोमियर है। अभी यहाँ पे जो बनाए हुए थे आप देख रहे हैं, इस सब का सब क्या है? ब्लास्टोमी। ये है ब्लास्टोमियर को हिंदी में कहते हैं कोरक खंड। क्या बोले? भाषा में क्या लिखा हुआ था सर? जैसे जैसे जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 डॉट 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 इतने खंड का निर्माण होता है। इसमें से 8 से 16 वाले को हम लोग मोरूला कहते हैं। पिछले साल का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। मोरूला को हिंदी में तूतक कहा जाता है। तूतक क्या है? तो सर 8 से 16 वाले कोरक खंड को, 8 से 16 वाले ब्लास्टोमियर को तूतक कहा जाता है। 128 ब्लास्टोमियर को ब्लास्टोसिस्ट यानी कि पुट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्या है? देखिए, सबसे पहला बात सर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद जाइगोट अंडरगोज, जरा सुधारिएगा, तो कर देंगे माइटोसिस। माइटोसिस यानी युग्मनज। निषेचन के बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और इसके परिणाम स्वरूप 2, 4, 8, 16 डॉट 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 दे दीजिए, संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर कहते हैं। याद हो जाएगा? तो जरा यहां से आप लोग लिख लीजिए। इसको कैसे लिखना है? जब निषेचन के बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और इसके पश्चात 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे कोरक खंड कहा जाता है। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला। यानी कि 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को, 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तक कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड्स एंड डेवलप्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। यानी तूतक लगातार विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी कि कोरक पुटी बनता है। इट मूव्स फर्दर इनटू यूट्रस, यानी यह तुरंत गर्भाशय की ओर, यानी कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन गया अब यह गर्भाशय की ओर गति करेगा और इस प्रक्रिया को हम लोग क्लीवेज कहते हैं, यानी विदलन कहते हैं। अब ये गर्भाशय की ओर गति करता है एंड इम्प्लांटेड, और उसमें जाकर चिपक जाता है और अंतः रोपित हो। यह मतलब कौन? कोरक पुटी। यह यानी कोरक पुटी तुरंत गर्भाशय की तरफ गति करता है और अंतः रोपित हो जाता है। इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? गर्भधारण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गर्भधारण होता है। उसके बाद ये फिगर को आपको वहां बना देना है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट का कहीं 2 नंबर में सिर्फ पूछ दिया कि फिगर बनाइए, तो ये बना सकते हैं, या फिर उसमें भी आप बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फिगर आपका हो गया। इसको ठीक है, पर जरा को रोक रोक के देख सकते और बना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, बस 2 मिनट टाइम और दीजिए, कंप्लीट हो जाए। डिस्क्राइब गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर विथ सुटेबल डायग्राम। आपको अब यहाँ जर्म लेयर को बताना है। जर्म लेयर क्या है, एक बार जरा इसको समझिएगा। यानी कि आपको बताना है सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन क्या है। गैस्ट्रुलेशन सर, इट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन सेल्स मूव टू फॉर्म 3 जर्म लेयर्स एंड एस्टैब्लिश द बॉडी। क्या बोला गया है? यानी कि यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो प्रारंभिक मानव विकास के दौरान होता है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो प्रारंभिक मानव विकास यानी मानव के प्रारंभिक विकास के दौरान होता है, जब कोशिकाएं 3 जनन परत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ती है और शरीर को स्थापित कर। जब कोशिकाएं 3 जनन परत का निर्माण करती है, जब तक 3 जनन परत का निर्माण नहीं होगा, जनन परत कहाँ से बनता है? तो याद रखिएगा सर, ये इनर सेल मास जो आप बताए हैं ना, उसी में एस्टीम सेल, एस्टीम होती है और उसी के द्वारा तीनों जर्म लेयर का निर्माण भी होता है। ठीक है, अच्छा, और उसी से पूरे शरीर के अंगों का विकास होता है। अच्छा, इट अकर्स ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ ह्यूमन गेस्टेशन। यानी यह मानव गर्भाधान, गेस्टेशन जो होता है यानी गर्भाधान, तो यह मानव गर्भाधान के 3रे सप्ताह के दौरान होता है। कौन मानव गर्भाधान के 3रे सप्ताह के दौरान होता है? तो सर ये गैस्ट्रुलेशन का जो निर्माण होता है, ये यानी कि सर तीनों जर्म लेयर का जो बनने की प्रक्रिया होती है, ये कब होता है? तो मानव गर्भाधान के
तीसरे सप्ताह के दौरान होता है। यानी कि ये यहाँ कुछ फिगर आप देख सकते हैं, ब्लास्टूला बनाए हुए हैं और ये गैस्ट्रूला में कैसे कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ब्लास्टूला गैस्ट्रूला में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक फिगर ये बना देंगे। एट द एंड देयर इज, इसमें पूछा गया है कब होता है ये, तो बता दिए हम आपको तीसरे सप्ताह में, यानी कि गर्भाधान के तीसरे सप्ताह के दौरान ये बनता है। कौन सर? गैस्ट्रुलेशन तीसरे सप्ताह के दौरान होता है। अच्छा, उसके बाद एट द एंड और इसके अंत में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, यानी 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, यानी इसके अंत में 3 जनन परत का निर्माण होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, एक जनन परत। अच्छा सर, ये दूसरा जनन परत, जनन परत, उसके बाद जो है ये जनन, यहाँ 3 जनन परत आप देख रहे हैं। ठीक है, बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इक्टोडर्म, यानी बाह्य जनन परत, हिंदी में बोलते हैं बाह्य जनन परत। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मेजोडर्म, यानी मेजोडर्म का मतलब हो गया मध्य जनन परत। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंडोडर्म, इंडोडर्म, इंडोडर्म का मतलब होता है अंतः जनन परत। ठीक है, यानी जनन परत कितने तरह के होते हैं सर? 3 तरह के, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, यानी कि बाह्य जनन परत, मध्य जनन परत और अंतः जनन परत। तो इस तरह से जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। और ऑल दीज 3 जर्मिनल लेयर, all these 3 germinal layers are capable to form all parts of body, या all organ लिख लीजिए, all organs in embryo। अच्छा, ह्यूमन। ठीक है, क्या बोला गया? all these 3 germinal layers are capable to form all organs in human, यानी कि ये सभी ये सभी तीनों जनन परत, ये सभी तीनों जनन परत मनुष्य में सभी अंगों के निर्माण के लिए सक्षम होते हैं। बात समझ में आया? ये सभी तीनों जनन परत मनुष्य में सभी अंगों के निर्माण के लिए सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप सबको पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना है। कुछ इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। अपना टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी और वहाँ से अपने टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना है। उस पर आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वहीं से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समय भी हम लोग का बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मेहनत करें, समय आपके पास बहुत कम है। ओके।